Hi everyone, today we will solve all the study material questions for indirect taxes CA final. Let's start with question number one. So here the first question goes like Satyamay Printers is a printing house registered under GST. It receives an order for printing 5,000 copies of a book on yoga and meditation authored by a well-known yoga guru, etc. The content of the book is to be provided by the yoga guru to Satyamay Printers. It is agreed that the Satyamay printer will use its own papers to print a said book. You are required to determine the GST rate on supply of the printed book by Satyamik printers. ये बोल दिया है कि जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन सर्विस इज 18% while on supply of goods is 12%. So here ज्यादा एलिमेंट्स है नहीं, बेसिकली प्रिंटिंग सर्विस दिया जा रहा है. अब प्रिंटिंग करने के लिए हम लोग को दो चीज लगेगा, एक लगेगा पेपर एंड एक जो है प्रिंटिंग एज अ सर्विस. So printing यहाँ पे हो गया service, paper हो गया goods. That's why we have been given two rates. For goods we have been given 12%, for service यहाँ पे 18%. Now, whenever we are trying to answer any question, we will think like a layman because it is not necessary that at the time of examination you will know every provision. सब कुछ याद रहना जरूरी नहीं है. So how in this case you are able to understand कि प्रिंट आउट जो है वो नेचुरली पेपर के ऊपर ही होगा, पत्ता के ऊपर तो प्रिंट देंगे नहीं. ठीक है, तो पेपर के ऊपर अगर प्रिंट आउट होगा तो यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस इज गेटिंग नेचुरली बंडल्ड. दोनों को नेचुरली बंडल करके दिया जा रहा है. अगर दो सप्लाई एक साथ दिया जा रहा है तो जीएसटी में कौन सा प्रोविजन है? एक आता है कंपोजिट सप्लाई का, एक आता है मिक्स्ड सप्लाई का. कंपोजिट सप्लाई क्या बोलता है? दो सप्लाई ऐसा जिसको नेचुरली बंडल किया गया है. वेयर मिक्स सप्लाई क्या बोलता है? दिस हैज नॉट बीन नेचुरली बंडल्ड. इसको हम लोग बोल सकते हैं आर्टिफिशियल बंडलिंग. अगर इतना कंफ्यूजन में नहीं भी जाना है, तुमको ये समझ में आ रहा है कि ये प्रिंटिंग सर्विस है. प्रिंटिंग में पेपर और प्रिंटिंग अगर दोनों देंगे, तुमको यहां से ही समझ में आ गया कि पेपर का दाम होगा 1 रुपया लेकिन प्रिंटिंग का प्राइस होगा 10 रुपया. तो मेन सप्लाई क्या है? प्रिंटिंग. उसी तरीके से कंपोजिट सप्लाई के केस में, क्योंकि ये नेचुरली से बंडल्ड का केस आ गया, तो कंपोजिट सप्लाई के केस में जीएसटी रेट किसका लगता है? प्रिंसिपल सप्लाई का. अभी प्रिंसिपल सप्लाई क्या है यहाँ पे? प्रिंटिंग. एंड देयर फॉर प्रिंटिंग का जीएसटी रेट 18% लगेगा टोटल सप्लाई. तो अगर पेपर का कॉस्ट 10 रुपए है और प्रिंटिंग का कॉस्ट 90 रुपए है, तो 100 रुपए के ऊपर में 18% जीएसटी लगेगा. I hope it is very clear, it is very simple. So now what you can do is you can simply understand through a layman concept, or you can also refer a circular 11/11 2017. अब उस सर्कुलर में लिखा गया है कि अगर आपको कोई कंटेंट दे रहा है और आप सप्लाई कर रहे हैं तो प्रिंसिपल सप्लाई, और उस सर्कुलर के हिसाब से इसके ऊपर 18% लगे. नाउ इन एग्जामिनेशन इसको लिखेंगे कैसे? इसको स्टार्ट करेंगे, आप पहले फैक्ट्स देंगे. इन दिस केस सत्यमेव printers has received supply of print. In this case Satyamev printers has received an order for printing a yoga book. Now as per section 230, composite supply is this. अपने लैंग्वेज में लिखना. सिंपल सा बात है. कंपोजिट सप्लाई इज सप्लाई ऑफ two or more article in which one being a principal supply and for another being a ancillary supply, and both have been supplied in conjunction to each other. और उसके बाद जो है सेक्शन 8A में बोला गया है कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है
उसका जीएसटी रेट लगेगा। अभी तुम बोलना चाहो तो प्रिंसिपल सप्लाई का भी डेफिनेशन दे सकते हो कि प्रिंसिपल सप्लाई वो होता है जो प्री डोमिनेंट सप्लाई होता है वो, बट it is evident from the name itself, so you don't need to give the definition of principal, like I don't consider it necessary, but you can provide कि principal supply का जीएसटी रेट लगता है। सेक्शन नंबर नहीं दोगे तो भी चलेगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर पेपर प्लस प्रिंटिंग दोनों होगा तो प्रिंटिंग इज द प्रिंसिपल सप्लाई और उसका जीएसटी रेट दैट इज 18% लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving to question number two. Question number two states that Sudama Associates, a registered supplier, disposes the computers owned by business without consideration, and it has not claimed input tax credit on such computers. Examine whether the disposal of computers by Sudama Associates qualifies as deemed supply under Schedule 1 of the CGST Act. So there are multiple things here to be noted. First one being computers are owned by business. The disposal of computer is without any consideration, and the Sudama associate has not claimed any ITC. 3 point है computers owned by business. दूसरा पॉइंट है नो कंसिडरेशन. तीसरा पॉइंट है आईटीसी नॉट क्लेम. ना अब आता है डीम्ड सप्लाई का प्रोविजन में. डीम्ड सप्लाई जो हमारा बोलता है शेड्यूल 1 में, उसमें बोलता है if there is no consideration involved yet there will be certain items which will be considered to be supplied in the course of business. One of them is permanent transfer and disposal of business assets. मतलब शेड्यूल 1 ये बोलता है कि कुछ सप्लाईज ऐसा है जिसमें आप अगर सामने वाले से पैसा नहीं भी लोगे ना, हम लोग मान लेंगे आपने सप्लाई किया, ठीक है. उसमें से एक ये है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स. मतलब अगर कोई भी बिजनेस एसेट्स है जिसको आपने डिस्पोज ऑफ किया, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि वो परमानेंट ट्रांसफर में आता है. और उसको हम लोग मान लेंगे इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन इट विल बी कंसिडर्ड दैट इट हैज बीन सप्लाइड. However, the prime condition here is ITC should have been availed on such assets. अगर आपने उस एसेट्स को खरीदते टाइम जो जीएसटी पे किया था, उसका अगर आपने आईटीसी लिया है और उसको फिर आपने सप्लाई कर दिया है या किसी को दे दिया है बिना किसी कंसिडरेशन के, इट विल स्टिल बी डीम्ड एज अ सप्लाई. In this case, the computer was owned by a business. Yes, it is a business assets. देयर इज नो कंसिडरेशन. डीम सप्लाई बोलता है कि हमको तो कंसिडरेशन चाहिए ही नहीं. कंसिडरेशन अगर रहेगा तो वो तो ऐसे ही सप्लाई हो जाएगा. पर डीम सप्लाई केटर करता है वो सिनेरियो को जहाँ कंसिडरेशन नहीं है. पहला चेक, दूसरा चेक. तीसरा जो बोलता है इसमें कि आईटीसी शुड हैव बीन अवेल्ड ऑन दोज बिजनेस एसेट्स, बट यहाँ तो आईटीसी अवेल नहीं किया है. देयरफॉर दिस केस विल नॉट फॉल अंडर डीम्ड सप्लाई. सिंपल सा है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ है नहीं. तीन कंडीशंस मैंने लिखे जो इस केस में थे. कंप्यूटर बिजनेस खरीद के रखा है, बिजनेस का होता है, मतलब बिजनेस के नाम पे है सिंपली. नो कंसिडरेशन, जब हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया उससे कुछ पैसा नहीं लिया किसी से. एंड देन देयर इज नो आईटीसी हैज नॉट बीन क्लेम्ड ऑन दिस इन कंप्यूटर्स. एंड देयरफॉर डीम सप्लाई का जो कंडीशन है बिजनेस एसेट होना चाहिए, कंसिडरेशन नहीं होने से भी हम लोग मान लेंगे वो सप्लाई है, लेकिन आईटीसी शुड हैव बीन अवेल्ड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई. तो आप लोग लिखोगे क्या? ये तीन चीज है जो क्वेश्चन बोल रहा है. डीम सप्लाई के बारे में बात करोगे जो शेड्यूल 1 बोलता है, फिर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स के बारे में बात करोगे. उसके बाद लिखोगे ऑन दोज एसेट्स जिसमें आईटीसी अवेल कर लिया है. लेकिन इस केस में सिंस आईटीसी अवेल नहीं किया तो इट इज नॉट फॉलिंग अंडर डीम सप्लाई एज पर शेड्यूल 1. नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट कैन कम अप इज, लेट्स से उसने आईटीसी अवेल नहीं किया है, ठीक है, बट अगर कंसिडरेशन हुआ तो क्या होगा?
कंसिडरेशन हुआ तो whether it will be considered as a supply, of course it will be considered as a supply. There is a supply of computer and there is a receipt of consideration, कैश मिल रहा है उसके बदले में, उसके ऊपर तो आपको जीएसटी लगाना ही पड़ेगा. बट ये जो केस है दैट इज अबाउट नॉन कंसिडरेशन में कंसिडरेशन लीगल, सो दिस केस डज नॉट डील्स विद दैट केस. सो अगर आपके पास बिना कंसिडरेशन के है और आपने आईटीसी नहीं लिया है उस बिजनेस एसेट्स के ऊपर में और वो बिजनेस एसेट है, नो डीम सप्लाई. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन.